साथियों आज क्लास में हम जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स के वी में बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए साथियों। इसको आपको हर हालत में पढ़ लेना है, याद कर लेना है साथियों। आज क्लास में मैं आपको याद करा के आज की क्लास से आपको भेजूंगा, ठीक है साथियों। क्लास को अंत तक बने रहिएगा और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक निवेदन है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ठीक है। देखिए पहला क्या प्रश्न है साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखे साथियों। यह जो लिखा गया इस पर कुछ आपको ध्यान नहीं देना है, ये जो लिखा गया है इस पर आपको कुछ नहीं ध्यान देना, हम जो बोलेंगे वो आपको ध्यान देना है, ठीक है साथियों। प्रश्न है हमारे विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए साथियों, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो मान के चलिए साथियों इसका एक विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है साथियों। कोई आवेश है, इसका यह कोई आवेश का विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए क्यू नोट आवेश है, यह क्यू नोट आवेश क्या होता है, जो बहुत ही अल्प आवेश होता है, इसका स्वयं का विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है साथियों। इस आवेश को साथियों, ये क्यू नोट आवेश को उठाकर हम इस विद्युतीय क्षेत्र में घुसा दिए, ठीक है साथियों। तो ये विद्युतीय क्षेत्र क्या करेगा, इस आवेश को यहाँ से ढकेलेगा। ये जो क्यू नोट आवेश होता है आपको याद रखना हमेशा यह पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है साथियों। तो ये क्यू नोट आवेश को क्या है, यहाँ से अपने घर से क्या भेज देगा, ठीक है साथियों। मन ढकेलेगा कि तुम यहाँ मेरे घर में नहीं आ सकते, यहाँ से यह भेजेगा, ठीक है साथियों। तो ये जितने बल से भेजेगा साथियों, बल से भेजेगा साथियों, चाहे ढकेलेगा चाहे इसको बाहर निकालेगा, वही इसके विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वही साथियों इस जो विद्युतीय क्षेत्र इसकी क्या तीव्रता कहलाएगी, ठीक है साथियों, इसकी तीव्रता कहलाएगी। बातें समझ में आ गई क्या है साथियों। अब चलिए देखिए, यह जो आपको एक नोट पॉइंट यहाँ से याद रखना, ये साथियों यह सदिश राशि होती है और इसका जो सूत्र हमसे पूछा गया, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र साथियों इसे ई द्वारा लिखते हैं, इसका सूत्र ए बटे क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है, ए बटे क्यू होता है। और इसका एसआई मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एफ यानी बल का मात्रा क्या होता है, तो साथियों को न्यूटन, और क्यू क्या है साथियों, आवेश का मात्रा क्या होता है साथियों, कूलम यानी न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रा हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिए लिखा गया है साथियों, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उसे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ई, इसका जो सूत्र होता है साथियों ए बटे में क्यू होता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया यदि आपको नहीं समझ में आया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमने समझा है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है साथियों। वही यहाँ पर बात वही लिखा गया है, ठीक है साथियों। चलिए हम अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाए क्यों। तो देखिए साथियों, हमारे जो आसपास आपको दिख रहा है वही क्या है, हमारा वायुमंडल है साथियों। वायुमंडल में आप जानते हैं कि बहुत सारे गैसें रहती हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, बहुत सारी जितनी सारी प्रकार की गैसें जो वायुमंडल में उपस्थित रहती है वह क्या वहाँ पर रहती है, तो कहीं बिल्कुल रहती है। वो गैसें रहती है तो वहाँ पर भी धूल कण रहते हैं, बिल्कुल कहीं बिल्कुल धूल कण रहते हैं। तो धूल कण रहते हैं तो साथियों जब प्रकाश की किरणें उस धूल कण पर पड़ती है तो वो आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, यानी उसमें क्या आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है साथियों, यानी आवेश उत्पन्न हो जाता है। और किसी वस्तु को जब आवेशित हो जाती है तो वह क्या साथियों उदासीन नहीं हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वह उदासीन नहीं होता, ठीक है साथियों, यानी वो क्या हो सकता है, आवेशित हो सकता है, ठीक है। यानी हमारा आंसर इसका समझ गए कि इस तरह आपको बताना है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसें रहती है, इन गैसों में इसके साथ साथ धूल कण भी रहते हैं। जब प्रकाश की किरणें इन पर पड़ती है तो क्या साथियों यह हमारे हो जाते हैं, यह हमारे आवेशित हो जाते हैं, माने आयनीकृत हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वैद्युत उदासीन नहीं होता है, ठीक है साथियों। इसी तरह आपको क्या इसका प्रश्न का उत्तर लिख देना है, ठीक है साथियों। देखिए क्या लिखा गया है, वायुमंडल में बहुत सारे गैसें मौजूद होती है तथा धूल कण भी होते हैं। इन पर जब प्रकाश का किरण पड़ता है तो यह आयनीकृत हो जाते हैं, अतः वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको लिख देना है साथियों। इसका जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो दिया गया साथियों वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप क्या कर दीजिए साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया साथियों, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या प्रश्न आता है साथियों, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि किरचॉफ का चाहे किरचॉफ का प्रथम नियम लिखे थे। देखिए किरचॉफ ने के साथियों प्रथम और द्वितीय नियम दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, क्या है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया, मान के चलिए साथियों एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर बहुत सारे आवेश मान धाराएं आ रही, ठीक है साथियों, धाराएं मान चलिए यहाँ से एक धारा जा रही है, यहाँ से एक धारा निकल रही है, यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से धारा निकल रही है, ठीक है सर।
तो उन्होंने यह क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योगफल होता है, मतलब जो योग होता है साथियों, योग होता है, मैंने धाराओं को आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। यह इन्होंने प्रथम नियम में बताया, ठीक है साथियों। यह इन्होंने क्या प्रथम नियम में बताया, ठीक है। और दूसरा का नियम में इन्होंने क्या बताया, तो दूसरा नियम में यह बता दिया साथियों कि कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर जो होता है कुल वोल्टेज हमारा शून्य होता है। कुल वोल्टेज क्या होता है साथियों, शून्य होता है। इन्होंने क्या दूसरा नियम में बताया कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल वोल्टेज क्या होता है साथियों, वोल्टेज शून्य होता है। इन्होंने बताया दूसरे नियम के अनुसार, ठीक है। दूसरे नियम के अनुसार इन्होंने यह बताया, ठीक है। इस तरह समझ गए पहला और दूसरा नियम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। देखिए क्या लिखा गया है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। मिलने वाली मतलब आने वाली और जाने वाले, ठीक है साथियों। मिलने वाली यानी आने वाली और जाने वाले, ठीक है। देखिए दूसरा का प्रश्न है, मैंने दूसरा का प्रश्न का तो हमने आपको बता ही दिया आंसर कि किरचॉफ का दूसरा का नियम के लिए साथियों क्या बताया हमने कि किसी भी बंद परिपथ के भीतर कुल वोल्टेज का बीजगणितीय योगफल क्या शून्य होता है, ठीक है साथियों। इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से को समझाया था। देखिए साथियों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए आप जानते हैं कि हमारा इस तरह से प्रतिरोध के साइन को बताया जाता है, इस तरह से बताया जाता है, तो ये बिल्कुल बताया जाता है प्रतिरोध के साइन को। मान के चलिए इस प्रतिरोध को एगो जानते हैं, यहाँ पर हम प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक है, या एगो यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक है, एगो यहाँ पर, मतलब इस तरह से आप बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए यह R1 प्रतिरोध है, या R2 प्रतिरोध है, या R3 प्रतिरोध है, इसी साथियों इसको जोड़ दिए। तो इसी को इस तरह हम जो जोड़े हैं साथियों, इस तरह जो जोड़े इसी को क्या कहते हैं साथियों, श्रेणी क्रम संयोजन क्या साथियों, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहता है, ठीक है। जो आर तुल्य होता है साथियों, इसके लिए आर तुल्य क्या होता है, आर तुल्य मतलब तीनों प्रतिरोधों के द्वारा किया धारा का जितना विरोध किया जाएगा वो हो गया, ठीक है साथियों। आर तुल्य क्या होता है, तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है साथियों। समझ गए किस तरह से हमने आपको बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन जो हमारे जो प्रतिरोध है साथियों, मान के चलो प्रथम प्रतिरोध है, इसको परिभाषा में किस तरह से लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि प्रथम प्रतिरोध के अंतिम छोर को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम छोर से, द्वितीय प्रतिरोध के अंतिम छोर को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम छोर से, इस तरह हम जितना भी प्रतिरोधों को जोड़ते हैं वही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है साथियों। समझ गए कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो क्या अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं, जब पूछेगा तो आपको लिख देना है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, जिस तरह हमने आपको बताया उसी तरह आपको लिखना है, छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से दूसरे प्रतिरोध के अंतिम छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से क्रम से इस तरह संयोजित करते हैं तो प्रतिरोधों के क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है साथियों। यहाँ से आर तुल्य का मान हमारा इतना मिलता है, ठीक है साथियों। समझ गए कि किस तरह से आपको प्रश्न का आंसर लिखना है। हम उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक हमने 5 प्रश्न बताए साथियों, अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको सभी प्रश्न जो क्या याद होते हुए चलते होंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए अगला जो 6 नंबर प्रश्न उस पर बढ़ते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल क्या है, चाहे क्या होता है, से क्या समझते हैं, इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है साथियों। तो देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लॉरेंज बल, ठीक है साथियों। लॉरेंज आप जैसे लिखा था वैसे, ठीक है। लॉरेंज बल क्या होता है, तो मान के चलिए एक साथियों यह आवेश क्यू है, ठीक है। यह आवेश विद्युतीय क्षेत्र मान के चलिए ई, विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पर मान चलिए ई, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मान के चलिए बी। यह आवेश मान के चलिए दोनों में स्थित है, क्या साथियों, यह विद्युतीय क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों में स्थित है। तो इन दोनों क्षेत्रों द्वारा साथियों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों द्वारा इस पर क्या बल लगाया जाएगा, इस पर क्या लगाया साथियों, बल लगाया जाएगा। यह जो बल होगा साथियों, ये जो बल होगा साथियों, इन दोनों बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा, सदिश योगफल के बराबर होगा, ठीक है साथियों। जो बल होगा हमारा सदिश योगफल के बराबर होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं साथियों, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको, मैंने जो हमारा जो लॉरेंज बल के लिए जो सूत्र यहाँ पर मिलेगा, F बराबर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगाते हैं, मान के चलिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा FB बल लगाया जा रहा है और विद्युतीय क्षेत्र द्वारा FE बल लगाया जा रहा है, ठीक है साथियों।
यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है उसका जो सूत्र होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो ये बिल्कुल होता है। अब प्लस में हमारा जो विद्युतीय क्षेत्र द्वारा कितना बल लगाया जाता है, तो ई क्यू बल लगाया जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम क्यू क्यू कॉमन लेंगे, तो क्यू क्यू कॉमन लेंगे तो साथियों यहाँ का वी बी साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या होगा ई हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको यदि हम वेक्टर रूप में लिखते हैं तो एफ वेक्टर क्यू, यहाँ इसको हम वेक्टर रूप तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस में ई वेक्टर। ठीक है साथियों, इस तरह हम क्या इसके सदिश रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा लॉरेंज बल का सूत्र सदिश रूप है। ठीक है साथियों, समझ गए लॉरेंज बल क्या होता है, तो एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो जब कोई आवेश किसी स्थान पर हो, मैं किसी भी स्थान पर कहूँ रख दीजिए, ठीक है, तथा उस आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र ई, विद्युतीय क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों हो, मतलब जहाँ पर रखा गया वो आवेश साथियों, जहाँ पर वो आवेश रखा गया, जैसे हमने बताया यह जो आवेश है साथियों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों है, दोनों हो तो उस आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है उन दोनों बलों की सदिश योगफल के बराबर होता है, जिस तरह हमने यहाँ पर आपको सूत्र भी बता दिया। ठीक है प्रश्न साथियों, बायो सेवार्ट के नियम को लिखे। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है साथियों 2 नंबर में। तो देखिए बायो सेवार्ट ने क्या कहा था, देखिए मान के चलिए यहाँ पर कोई एक धारावाही चालक तार है। ठीक है साथियों, यह धारावाही चालक तार है, इसमें धारा देखिए हमने आई प्रवाहित की है, आपको दिखाई दे रहा है, तो कहिए बिल्कुल। यहाँ से हमने देखिए इसको यहाँ पर डीएल माना, डीएल मतलब क्या अल्पांश लंबाई, इस तार का अल्पांश लंबाई डीएल माना, इस डीएल लंबाई से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह डीबी मान चलिए उत्पन्न हो रहा है। ठीक है साथियों, और इस चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी उत्पन्न हो रहा है वह पी बिंदु पर कितना उत्पन्न हो रहा है, यही उन्होंने क्या इसके संबंध में उन्होंने नियम दिया। ठीक है साथियों, उसके संबंध में क्या इन्होंने नियम दिया, वही क्या बायो सेवार्ट का नियम कहलाता है। तो वह नियम 4 को दिया, कब दिया था साथियों 4 को, चारों नियम पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने कि किसी धारावाही चालक तार के समीप किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो साथियों कितने 4 बातों पर निर्भर करता है। यह जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी उत्पन्न हुआ है साथियों, यह 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या बात है उस पर ध्यान दीजिए। पहला इन्होंने क्या कहा है कि जो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है यह समानुपाती होगा इसमें चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक है साथियों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा का बात इन्होंने क्या कहा, ये जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है साथियों यह समानुपाती होगा यह अल्पांश लंबाई के। ठीक है, अल्पांश लंबाई के, इसलिए हम डीबी उसको मान लेते हैं, डीएल मान लेते हैं, समीकरण 2। तीसरा का बात इन्होंने क्या कह दिया, तीसरा का बात क्या कह दिया कि ये जो हमारा जो डीबी है साथियों यह समानुपाती होगा साइन थीटा के। साइन थीटा कहने का अर्थ है यह समीकरण 3, साइन थीटा कहने का अर्थ है साथियों थीटा क्या है, तो थीटा साथियों डीएल और बी के बीच बना, डीबी और के बीच ये जो कोण बने यही हमारा क्या है थीटा है, यही साइन थीटा के समानुपाती होगा। ठीक है, और चौथी बात इन्होंने क्या कहा थी कि हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के। ठीक है सर, तुमने तो डीएल से डीबी की दूरी के क्या होगा साथियों व्युत्क्रमानुपाती होगा, यह इन्होंने चौथा कह दिया। ठीक है साथियों, चौथा कह दिया रूल। ठीक है, तो इसके हम समीकरण 2 1 2 3 4 चारों को मिलाकर यदि हम बनाए तो क्या मिलता है, यहाँ पर चिन्ह हो गया साथियों, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर फिर डीएल लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, और देखिए बटे में हमारा आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। ठीक है, यह समानुपाती का जो चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई, और यहाँ पर आई डीएल साइन थीटा तो हाईवे किया है बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा साथियों बायो सेवार्ट के नियम द्वारा सूत्र प्राप्त होता है जो हमने आपको प्राप्त कर दिखाया। ठीक है साथियों, इतना यदि आपको लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में 2 नंबर पूरे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और ये आपको एक बात और याद रखना है, इसका जो म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है इसका जो मान होता है 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है साथियों, यह भी आपको याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न है विद्युत चुम्बक एवं अस्थायी चुम्बक में अंतर लिखे ठांसियो। तो विद्युत चुम्बक अस्थायी चुम्बक में आपको क्या करना है, इधर खाना बना देना विद्युत चुम्बक का, इधर अस्थायी चुम्बक का, दोनों में क्या लिख देना है आपको, एक करके 3-4 को बात लिख देना है, आपको 2 अंक मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आपको पहली बात विद्युत चुम्बक में यह नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है साथियों, विद्युत चुम्बक यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि साथियों विद्युत चुम्बक किसका बना होता है, तो यह नर्म लोहे का बना होता है, आपको बताना होगा। ठीक है, अस्थायी जो चुम्बक होता है साथियों यह प्राय स्थाप लोहा और निकेल का बना होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा का नंबर आप लिख सकते हैं कि इसका चुंबकत्व गुण अस्थायी नहीं होता है। मतलब देखिए जो विद्युत चुम्बक हो गया जब चाहेंगे इसको चुंबकित कर सकते हैं, जब चाहेंगे इसको
भी चुंबित कर सकते हैं, इसलिए इसका जो साथियों चुंबकत्व गुण होगा अस्थायी नहीं होगा। ठीक है साथियों, समझ गए। और दूसरा का इसमें इसका चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है। ठीक है साथियों, इसका जो चुंबकत्व का जो गुण होता है अस्थायी चुंबक नाम ही है, इसलिए इसका अस्थायी होता है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर आप लिख सकते हैं साथियों। 3 नंबर क्या लिख सकते हैं, इसकी निग्रहिता कम होती है और जो इसकी निग्रहिता होती है अधिक होती है। ठीक है साथियों, इस तरह आप क्या 8 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न को, एक अंतर के लिए पूछ ही लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए 9वां नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए साथियों। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है आपको बताना है ना। तो इधर अनुचुंबकीय लिख देना है, इधर प्रतिचुंबकीय। इनमें क्या 3-3 को चाहे 4-4 को अंतर आपको लिख कर दे देना है। ठीक है साथियों, पहला आप लिख सकते हैं कि इसकी चुंबकशीलता जो म्यू है साथियों का मान 1 से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है साथियों, मतलब 1 से थोड़ा अधिक होता है, मतलब 1 से थोड़ा अधिक इसका मान होता है। कहने का अर्थ है मतलब 1 होता है और धनात्मक भी होता है। ठीक है, धनात्मक होता है, आपको याद रखना है। इसकी चुंबकशीलता का मान जो होता है म्यू का मान साथियों 1 से कम होता है, इसका मान 1 से कम होता है, इसका जो 1 से क्या थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, थोड़ा अधिक होता है। इसका जो अगला जो लिख सकते हैं कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब काई का मान जो होता है साथियों धनात्मक होता है। काई का मान कम होता है और एवं धनात्मक होता है। इसका क्या लिख सकते हैं कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम एवं ऋणात्मक होता है। ठीक है साथियों, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति का कम एवं ऋणात्मक होता है, इसका कम एवं धनात्मक होता है, आपको लिख देना है। तीसरा आपको लिख देना है कि यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित होते हैं। ठीक है साथियों, यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। मान चलिए चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है तो यह क्या है इधर की ओर चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है साथियों यह इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है तो यह इधर की ओर भाग जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपको बता सकते हैं कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में क्या अंतर है, आपको याद कर लेना है। ठीक है साथियों, और अगला जो अंतिम आज का 10 नंबर प्रश्न आता है साथियों, लेंज नियम क्या है। तो लेंज नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। हम जानते हैं साथियों कि मान के चलिए कोई एक कुंडली है और एक क्या चुंबक है, इनके बीच यदि हम सापेक्ष गति कराएंगे तो हम क्या होगा साथियों, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण साथियों उसमें साथियों चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। इतनी सारी घटनाएं होती है। ठीक है, अब देखिए जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वह साथियों उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह क्या उत्पन्न होगी। मतलब वह क्या चाहेगी, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब चाहेगी वह और उत्पन्न ना हो, और उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न ना हो, यही चाहेगी वो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। यही लेंज नियम ने बताया। ठीक है साथियों, तो लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी अवस्थाओं में मतलब कोई भी अवस्था हो में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है। मतलब इसके द्वारा साथियों आपको एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। लेंज नियम जो साथियों ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है और यह इसके द्वारा दिशा का ज्ञात किया जाता है। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ थे प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति चाहे इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है साथियों, और अगला लिख सकते हैं यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको 200 प्रश्न काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको याद भी हो गया है। ठीक है साथियों, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।